मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा बाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को बेड़ी संहार नाटक की विशेषताएं क्या है, इस संदर्भ में आज अपना व्याख्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि विगत ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोगों ने बेड़ी संहार के रचनाकार भट्ट नारायण के जीवन, उनका जन्म स्थान, उनका समय, वे कैसे कवि थे, कहाँ के किस जाति से उत्पन्न थे, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा पिछली कक्षाओं में कर लिए हैं। उनके नाटक में कितने अंक हैं, उन अंकों की कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और उसे बेड़ी संहार नाटक में प्रथम अंक से षष्ठ अंक तक कैसे अंकों को सजाया गया है, इस सब पर चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। आज जो ऑनलाइन के क्लास के माध्यम से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है बेड़ी संहार की विशेषताएं, अर्थात बेड़ी संहार नाटक महाभारत की घटनाओं पर आधारित नाटक है। जैसा कि हम जानते हैं, द्रौपदी के खुले बालों को पकड़कर घसीटते हुए दुशासन दुष्ट सभा में लाता है। इसे देखकर वहाँ पर उपस्थित मदान्ध राजाएं उत्सुक हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी धीर वीर पराक्रमी वहाँ उपस्थित थे जिस घटना को देखकर गौरवान्वित न होते हुए श्रम को, लज्जा को महसूस करने लगते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, उस दुर्योधन का एक अनुज जिसका नाम भी कर्ण था, उस युद्ध सभा में वह एक ही पुरुष था जैसे दुष्टक्रिया का और द्रौपदी के चीरहरण का विरोध करते हुए सभा में उपस्थित हुआ। उसके अतिरिक्त किसी वीर के जिह्वा पर एक शब्द भी नहीं व्यक्त हुई, जिससे द्रौपदी ने बार बार उन वीरों को धिक्कारी और उसे घटना के परिणाम स्वरूप जो पांडव लोग अपने वनवास को काटकर अपने समय को व्यतीत करते हुए जब पुनः वन से लौट कर आए तो उन्होंने अपने राज्य की मांगी थी। जैसे कि विगत कक्षाओं में बताया गया
कि स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाकर युधिष्ठिर ने संधि के लिए सिर्फ 5 ग्राम की मांग की थी, जिसे वो देने से इनकार कर दिया, जिसको दर्शाने के लिए एक कवि ने लिखा है, दे दो केवल 5 ग्राम, करो सुख शांति से विश्राम। उसे दुर्योधन दे न सका, शीश समाज का ले न चला, उल्टे हरि को बांधने चला, डगमग डगमग धरती डोली और लय हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संदेश को, आदेश को भी उसने ठुकरा दिया। जो लौट के श्री कृष्ण आए, भीम को इस बात की सूचना मिलती है कि वे हस्तिनापुर से खाली हाथ लौट आए हैं, तो क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है और द्रौपदी को उकसाई हुई बातों को सुनकर वो भी असहज हो उठता है, उसकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि द्रौपदी बार बार अर्जुन और भीम से क्यों कह रही है कि आपकी पुरुषार्थ वीरता व्यर्थ है। इसी तरह इस कहानी की कथा वस्तु थी। अब जो हम लोग इस कथा वस्तु की विशेषताएँ हैं, उस पर हम लोग ध्यान दें। जो आज का मुख्य शीर्षक है, डेढ़ी संहार नाटक की कथा वस्तु की विशेषता। आज का प्रधान शीर्षक, मुख्य शीर्षक नहीं रखा गया। सर्वप्रथम देखते हैं कि यह शास्त्रीय दृष्टि से, नाटकीय दृष्टि से जो डेढ़ी संहार की कथा वस्तु है वो प्रख्यात कोटि की है, क्योंकि नाटककार भट्टनारायण ने इस छोटी सी घटना को इतना सहज, सरल, चमत्कारी बना दिया है, जिसका वर्णन अवर्णनीय है। अर्थात इस नाटक के पठन के पश्चात यह निश्चित हो जाता है कि भट्टनारायण उच्च कोटि के नाटककार थे। उन्होंने अपनी लेखनी से इस नाटक को नाटकीय बनाने का सफल प्रयास किया है। नाटककार ने इसमें कतिपय नई कल्पनाओं का समावेश किया है, जो अधिक आकर्षक और रोमांचक है। भीम के द्वारा दुर्योधन के द्रौपदी जो तथा द्रौपदी के जो घसीट पर दुशासन द्वारा लाया जाता है, उसी खोली हुई केसों को
भीम ने प्रतिज्ञा करता है कि मैं दुशासन के खून से तुम्हारे खुले हुए केसों को संवारूंगा। इसीलिए इस नाटक का नाम बेणी संहार रखा गया। बेणी का अर्थ यहाँ धारा है, चोटी है। संहार का अर्थ संवारने से लिया गया है, अर्थात बेणी संहार खुले हुए केसों को, खुले हुए चोटियों को संवारना। अर्थात भीम के द्वारा द्रौपदी के केसों को संवारने की प्रतिज्ञा की नींव पर इस पूरे नाटक का प्रसाद खड़ा है। अर्थात बेणी संहार नाटक का जो प्रसाद अर्थात घर जो है वो भीम की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, भीम की प्रतिज्ञाओं पर खड़ा है। महाभारत की मूल कथा में दुर्योधन की उरु भंग की प्रतिज्ञा करता है। भीम महाभारत की मूल कथा में दुर्योधन की उरु भंग जांघें तोड़ने की प्रतिज्ञा लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक का बीज है भीम के बाद दुर्योधन की जंघाएं तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केस संवारने की प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा की पूर्ति के साथ नाटक समाप्त होता है, क्योंकि पहले अंक से अंतिम अंक तक प्रत्येक अंक में युद्ध से जुड़े अलग अलग प्रसंग हैं। हर अंक में 6 अंक में युद्ध के अलग अलग प्रसंग दर्शाए गए हैं। रौद्र एवं वीर रस में सराबोर होकर भी बेणी संहार दोस्तों युद्ध के विरुद्ध एक नाटक है, क्योंकि इस नाटक में वीर रस की प्रधानता है। रौद्र, उत्साह, क्रोध इत्यादि की भी इसमें सफल व्याख्या की गई है। फिर भी बेणी संहार युद्ध के विरुद्ध एक नाटक है। यह भी बेणी संहार नाटक की एक विशेषता ही कही जा सकती है। तो महायुद्ध की विभीषिका का दारुण चित्र प्रस्तुत करता है। ये महाभारत में आज भी कहीं अगर ऋतुमय होती है तो लोग यही कहते हैं कि अमुक के घर से अमुक जगह महाभारत शुरू है। अर्थात महाभारत दो पक्षों का आपसी युद्ध, इससे महाभारत की संज्ञा दी जाती है। यह महायुद्ध की विभीषिका का दारुण चित्र प्रस्तुत करता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रतिशोध एवं हिंसा के भावों की तीव्रता का ऐसा चित्रण अन्य किसी संस्कृत नाटक में उपलब्ध नहीं है। अर्थात भट्टनारायण ने जो अपने बेणी संहार नाटक में जो युद्ध की कल्पनीय कल्पना की है, मनुष्य के मूल प्रवृत्तियों भावनाओं के रूप में प्रतिशोध एवं हिंसा के भावों की जो तीव्रता की व्याख्या भट्टनारायण ने की है, वो अन्यत्र दुर्लभ है।
क्योंकि व्यास ने भी स्वयं महाभारत की रचना में लिखे है कि जो यहाँ है वो सर्वत्र है, वो यहाँ नहीं है और कहीं भी उपलब्ध नहीं। ठीक उसी प्रकार इस नाटक में जो नाटककार भट्ट नारायण ने अपनी नाटकीय कला का प्रदर्शन किया है, भारतीय नाट्य शास्त्र के गुणों का जो ध्यान रखते हुए इस नाटक की रचना की है वो अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात संस्कृत नाटकों की कसौटी पर यह मृच्छकटिक नाटक खड़ा उतरता है। यह भी इस मृच्छकटिक नाटक की विशेषता ही कही जा सकती है। क्योंकि नाटक के अंत में दुर्योधन के खून से नहाया हुआ भीमसेन जब द्रौपदी के सामने आता है तो द्रौपदी उसे दुर्योधन समझकर आतंकित हो जाती है। अर्थात जब भीम दुर्योधन के खूनों से लथपथ वहाँ उपस्थित होता है, द्रौपदी के पास आता है तो द्रौपदी भयभीत हो जाती है, आतंकित हो जाती है। यह जो क्रूर कर्म जो किया है ये तो भीम कर सकता है या दुर्योधन। इसलिए वो जल्दबाजी में भ्रम में यह समझ पाती है कि यह कहीं दुर्योधन का तो हाथ नहीं है, इसलिए वो आतंकित हो जाती है। इस नाटक में नाटककार यह दिखा रहा है कि क्रूरता, बैर और अधर्म में दुर्योधन और भीम एक समान है। अर्थात जितना बलवान भीम है उतना ही बलवान और दुर्योधन है, जितना क्रूर भीम है उतना ही क्रूर दुर्योधन है। इसलिए यहाँ नाटककार ने दोनों को एक रूपता में लाया है, अर्थात दोनों एक समान है। यह भी इसे गणित नाटक की विशेषताएं हो सकती है, इस विशेषता कही जा सकती है, यह भी एक विशेषता है। और नाट्य शास्त्र के विधि विधानों का पालन करके नाटककार ने एक स्तर पर उनसे छूट ली है, क्योंकि इस नाटक में पहले 5 अंकों में वीर रस के स्थान पर रौद रस की प्रधान हो गया है। इससे नाटक में वीर रस की प्रधानता है, परंतु नाटककार ने प्रथम अंक से लेकर 5वें अंक तक रौद रूप की प्रबलता प्रवाहित की है, दर्शाया है। यह इनकी एक विशेषता कही जा सकती है। और 6 अंक में करुण प्रधान है। अंत में श्रीकृष्ण के अवतारण के साथ नाटक का अवसान होता है, अर्थात 6 अंक में अर्जुन श्री कृष्ण आते हैं और इस नाटक का अंत होता है। जब 6 अंक में हम देखते हैं नाटककार ने जो लिखा है उसमें भीम अपने प्रतिद्वंदी का वध करते हैं, अपने वध करने के पश्चात जो दुशासन को मार देते हैं तो दुर्योधन से भीम गदा युद्ध करने लगते हैं। उसी समय
एक राक्षस है, वो राक्षस पुनः युधिष्ठिर के पास आकर यह संदेश देता है कि भीमसेन युद्ध में मारे गए हैं और अर्जुन और दुर्योधन के साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा है। ठीक इस घटना के तुरंत कहा जाए जस्ट कुछ ही पलों के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उपस्थित हो जाते हैं, जिससे वहाँ उसे वो जो राक्षस मुनि के भेष में, ब्रह्मचारी के भेष में जो अपना असत्य संदेश लेकर आया था, उसकी सत्ता स्पष्ट हो जाती है। एवं पांडवों द्वारा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है। स्तुति के उपरांत यह नाटक समाप्त हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह नाटक पूर्ण रूप से सुखांत है। वीर प्रधान होते हुए नाटक के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण का वहाँ उपस्थित होना और श्री कृष्ण की और श्री पांडवों के द्वारा होना सुखांत नाटक की सूचना देता है। यह भी संस्कृत नाटक की एक विशेषता है, नाटकों का सुखांत होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसे वेणी संहार नाटक की विशेषता में सुखांत भी एक विशेषता है। अत्यंत पंडित भट्ट नारायण द्वारा रचित इसे नाटक में बहुत सारी विशेषताओं को देखा जा सकता है। जिससे यह वेणी संहार नाटक संस्कृत नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सब सारी नाटक की विशेषताएं हैं। पुनः अगली कक्षाओं में फिर इस पर अन्य बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।